नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशुतोष और आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल आशु इन्फोटेनर में। हमने पिछले वीडियो में द साइकोलॉजी ऑफ मनी के फर्स्ट पार्ट के बारे में बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उसे देखें, आपको बेहतर नॉलेज मिलेगी। आइए शुरू करते हैं द साइकोलॉजी ऑफ मनी का सेकेंड पार्ट। कंपाउंडिंग एक फील्ड से सीखी हुई बातें हमें दूसरे फील्ड में काम आती है। क्या आपको पता है बहुत पहले आइस एज क्यों आया था? ये कुछ उसी तरह है जैसे इन्वेस्टमेंट में कंपाउंडिंग आपके पैसे पर ग्रो करती है। 19वीं सेंचुरी में जाकर साइंटिस्ट इस बात पर एग्री हुए थे कि धरती में कभी आइस एज आया था। इसका सबूत इतने करीब था कि आसानी से नज़रअंदाज लिया जा सकता था। धरती में सिर्फ एक ही आइस एज नहीं आया, बल्कि हमारी पृथ्वी ने 5 आइस एज देखे हैं, जिनकी डेट का हम आज एक्यूरेट अंदाज़ा लगा सकते हैं। क्या आप सोच सकते हैं कि पूरी दुनिया को बर्फ़ से कवर करने वाले, बर्फ़ पिघलाने और सिर्फ बर्फ़ से ढकने पर कितनी एनर्जी की ज़रूरत पड़ी? तो ये घटना 5 बार हो चुकी है, लेकिन आइस एज आया ही क्यों? आइस एज के पीछे क्या वजह है? इसके बारे में बहुत सी थ्योरीज हैं। एक थ्योरी के हिसाब से माउंटेन रेंज में हलचल होने की वजह से क्लाइमेट में चेंज आया है। एक दूसरी थ्योरी कहती है कि आइस धरती का नेचुरल वातावरण है, जिसमें ज्वालामुखी फटने से बदलाव आया है। हालांकि यह थ्योरी सिर्फ एक आइस एज को एक्सप्लेन करती है, ना कि पांचों को। 1900 की शुरुआत में एक सर्बियन साइंटिस्ट मिलुटिन मिलानकोविक ने सोलर सिस्टम में धरती की पोजीशन को स्टडी किया और वह इस नतीजे पर पहुंचा कि सूर्य और चंद्रमा की ग्रेविटेशनल ताकत का प्रभाव पृथ्वी की धुरी पर पड़ता है। मिलानकोविक ने कहा कि कई बार ऐसा भी होता है कि पृथ्वी अपनी धुरी से कुछ ज़्यादा ही झुक जाती है, जिससे इसे नॉर्मल से ज़्यादा सोलर रेडिएशन मिलता है। पृथ्वी के हेमिस्फीयर में आने वाले बदलाव के चलते बहुत ज़्यादा ठंड हो गई, जिससे पूरी पृथ्वी बर्फ़ की मोटी चादर से ढक गई थी। व्लादिमीर कोपन, जो कि एक रशियन मीटीरोलॉजिस्ट थे, उन्होंने इस थ्योरी में एक कंडीशन जोड़ी है। उन्होंने कहा है कि एबनॉर्मल टिल्ट की वजह से धरती पर गर्मियों के मौसम में ठंड बढ़ गई थी। यह उस तरह की गर्मी थी जिससे इतनी गर्मी नहीं होती थी कि पूरी बर्फ़ को पिघला सके। गर्मियों के बाद भी धरती के कुछ हिस्से बर्फ़ से ढके रहे, जिससे बर्फ़ को आने वाली सर्दियों में भी टिके रहने में आसानी हुई। साल दर साल इसी बर्फ़ के ऊपर बर्फ़ की परतें जमा होती रही, जब तक कि पूरी पृथ्वी ढक नहीं गई और इस तरह आइस एज आया। देखा आपने, कंपाउंडिंग का कॉन्सेप्ट भी कुछ ऐसा ही है। मान लो आप अपने नेचुरल सैलरी का 10% इंडेक्स फंड में जमा करना शुरू किया और आपकी एनुअल इंटरेस्ट रेट है 10%। तो अगले साल आपके पास अगली सैलरी का 10% इंटरेस्ट के साथ होगा। फिर आप 2022 तक अपनी सैलरी का 10% जमा करते गए। हर साल आप 10% जोड़ रहे हो। हर साल आपको 10% इंटरेस्ट रेट भी ग्रो कर रहा है। अगर आप इस पैसे को अगले 10 साल तक नहीं निकालते हो तो आप मिलियनर बन जाओगे। आइस एज भी धीरे धीरे बर्फ़ के ही जमा होने से आया। कंपाउंडिंग ऑफ इंटरेस्ट का मतलब भी यही है कि धीरे धीरे पैसे जमा होना। क्या आपको पता है कि वॉरेन बफेट सिर्फ 10 साल की उम्र में ही इन्वेस्ट करते आ रहे हैं? उन्होंने कभी भी अपने इंटरेस्ट का पैसा नहीं निकाला। उन्होंने कई सालों तक ये पैसे जमा होने दिया और जब वो 89 के हुए तो उनके पास $84.5 बिलियन था। ये उनके डिसिप्लिन और 8 दशकों की कंपाउंडिंग का नतीजा था। अगर आप कैलकुलेटर करें तो वॉरेन बफेट ने अपने 50वें जन्मदिन के बाद ही $84.5 बिलियन कमाया था। ये सब कंपाउंडिंग का पावर का कमाल है। इस इक्वेशन के बारे में सोचो, 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 इक्वल 72, यानी 72। लेकिन जब आप 8 को 8 से ही 9 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 8 × 8 × 8 × 8 × 8 × 8 × 8 × 8 × 8 × 8, मतलब कि 13,42,17,728। देखा आपने कितना फ़र्क है। वॉरेन जब 20 या 30 के थे तो वो अपना पैसा यूं ही नहीं खर्च करते थे और उन्होंने 60 या 70 तक होने तक इन्वेस्टिंग नहीं छोड़ी। वो लगातार इन्वेस्ट करते गए। उन्होंने 25 सालों तक पैसा जमा किए। वॉरेन की दौलत पर कई सारी किताबें भी लिखी गई हैं।
फिर से बता दें, उनके पास 84.5 बिलियन डॉलर है। उन्होंने 10 साल की उम्र से इन्वेस्ट करना शुरू किया था और 89 का होने तक करते रहे। अगर कंपाउंडिंग पर सच में कोई किताब लिखी जाए तो उनका नाम होना ही चाहिए, शट अप एंड वेट। अमीर होने और अमीर रहने के बीच का फ़र्क, गेटिंग वेल्दी वर्सेस स्टेइंग वेल्दी। अमीर बनने के कई तरीके हो सकते हैं, लेकिन अमीर बने रहने का सिर्फ एक ही तरीका है। चलिए तो इस बात पर हम इन दो इन्वेस्टर्स की कहानी से सीखते हैं। जेसी लिवरमोर अपने टाइम का बेस्ट स्टॉक ट्रेडर्स में से एक था। वो 1877 में पैदा हुआ था, जब दुनिया को पता भी नहीं था कि ट्रेडर कोई भी बन सकता है। उससे पहले ही उसने खुद को एक ट्रेडर के तौर पर एस्टेब्लिश कर लिया था। 30 साल की उम्र में ही जेसी ने 100 मिलियन डॉलर कमा लिए थे। 1929 में स्टॉक मार्केट क्रैश हो गई, जिसकी वजह से ग्रेट डिप्रेशन में आ गया। उन दिनों चारों तरफ बस यही न्यूज़ छाई हुई थी, वॉल स्ट्रीट के ना जाने कितने ही स्टॉक ट्रेडर्स ने सुसाइड कर लिया था। अक्टूबर 1929 के दिन जेसी का परिवार घर पर उसका इंतज़ार कर रहा था। उसकी वाइफ और 2 बच्चे दरवाजे पर खड़े होकर उनके आने की राह देख रहे थे और उनकी मदर इन लॉ बेडरूम के अंदर बैठकर रो रही थी। जेसी घर पहुंचा, वो शोक में था, पर इसलिए नहीं कि उसका दिवालिया निकल चुका था। उसने अपनी वाइफ को पूरी बात बताई। हुआ यूँ था कि जेसी ने शर्त लगाई थी कि स्टॉक मार्केट नीचे आएगा और उसका अंदाज़ा एकदम सही निकला और वह करोड़पति बन गया था। उस दिन अक्टूबर 29 को उसने 3 बिलियन डॉलर पैसे कमाए थे। जब हर कोई ये शर्त लगा रहा था कि स्टॉक के रेट ऊपर जाएंगे, तो उस वक्त जेसी ने भविष्यवाणी कर दी थी कि स्टॉक मार्केट नीचे गिरेगा। बस फिर क्या था, वो शर्त जीत गया और रातों रात बिलियनर बन गया। पर जर्मन्स्की के साथ कुछ अलग ही किस्सा हुआ। अब्राहम एक अमीर रियल एस्टेट डेवलपर था। 1920 के दौरान वो मिलियनर बन चुका था। बाकी ट्रेडर्स की तरह अब्राहम ने भी काफ़ी बड़ी शर्त लगाई थी कि स्टॉक मार्केट ऊपर चढ़ता रहेगा। स्टॉक मार्केट क्रैश के कुछ दिनों बाद ही अब्राहम गायब हो गया। दरअसल उसने सुसाइड कर लिया था। अब फिर से जेसी लिवमोर पर आते हैं और उसकी स्टोरी पूरी करते हैं। 1929 के क्रैश के बाद जेसी ओवर कॉन्फिडेंट और अनस्टॉपेबल हो गया। वह एक के बाद एक बड़ी बड़ी शर्तें लगाता चला गया और जीतता गया। जेसी को लगा कि वो यूं ही हमेशा जीतता रहेगा, लेकिन 1933 में उसने स्टॉक मार्केट में अपना सारा पैसा गंवा दिया। जेसी भी कुछ दिनों बाद गायब हो गया और उसने खुद की जान ले ली। जो चीज़ अब्राहम के साथ हुई थी वही 4 साल बाद उसके साथ भी हुई। अब्राहम की तरह ही उसने भी सुसाइड करने पर वो भी मजबूर हो गया था। तो देखा आपने, दोनों अमीर आदमी तो बन गए थे, पर अपनी अमीरी बरकरार नहीं रख सके। पैसा कमाना एक बात है, पर उसे बनाए रखना अलग चीज़। पैसा कमाने के लिए आपको बाहर निकलना पड़ेगा, रिस्क लेने पड़ेंगे, आपको ऑप्टिमिस्टिक बनना पड़ेगा, लेकिन पैसे को बनाए रखने के लिए आपको हम्बल होना पड़ेगा। आपको ये बात याद रखनी होगी कि किसी भी वक्त, किसी भी सेकेंड आपकी सारी दौलत छिन सकती है, क्योंकि ज़िंदगी ऐसी ही है। यहाँ कब क्या होगा कोई नहीं जानता। कभी आप एकदम टॉप पे आओगे तो कभी एकदम बॉटम पर। पैसे को बनाए रखने के लिए आपको सोच समझकर पैसे का इस्तेमाल करना सीखना होगा। ये भी एक फैक्ट है कि पैसा मेहनत से कमाया जाता है, पर इसे कमाने में किस्मत का भी बड़ा हाथ होता है। ज़िंदगी में हमेशा याद रखो कि सक्सेस हमेशा रहने वाली चीज़ नहीं है। लाइफ में हार भी मिलेगी और नाकामयाबी भी। बीते कल की सक्सेस आने वाले सुनहरे कल की गारंटी नहीं दे सकती। अब हम वारन बफेट के पास वापस चलते हैं और देखते हैं कि उन्होंने 70 साल में अपनी वेल्थ कैसे मेंटेन करके रखी थी। उन्होंने अपना पैसा 10 सालों के लिए इन्वेस्ट किया और 1 दशक से भी ज़्यादा तक कंपाउंड होने दिया, और 89 की उम्र में उनके पास 84.5 बिलियन डॉलर थे। वारन को इन्वेस्टिंग आती है। उन्हें पता है कि इन्वेस्टिंग के लिए कौन सी कंपनीज बेस्ट रहेंगी। उन्हें यह भी पता है कि सबसे सस्ते स्टॉक कौन से हैं, और वे सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव मैनेजर्स को जानते हैं, और इस तरह से वो एक अमीर आदमी बने। लेकिन वॉरेन ने अपनी वेल्थ कुछ इस तरह से बनाए रखी। वो किसी के बहकावे में नहीं आए। उन्होंने 14 रिसेशंस झेल लिए, पर कभी भी घबरा कर अपने स्टॉक्स नहीं बेचे। उन्होंने अपनी रेपुटेशन दांव पर नहीं लगाई। उन्होंने खुद को किसी एक स्ट्रेटजी, एक ओपिनियन या एक पासिंग ट्रेड तक सीमित नहीं रखा।
उन्होंने कभी क्विट नहीं किया और ना ही रिटायर हुए। 65 साल के बाद भी वो कंपाउंडिंग करते रहे और इस तरह वॉरेन सरवाइव कर गए। कंक्लूजन, आपने इस किताब में उस यंग टेक जीनियस की कहानी पढ़ी जिसने $1000 गोल्ड कॉइन्स समुद्र में फेंक दिए थे। आपने इस किताब में रोनाल्ड रीड की कहानी भी पढ़ी जिसने एक मामूली से चौकीदार होने के बावजूद $8 मिलियन दान कर दिए थे। आपने हार्वर्ड MBA ग्रेजुएट और रियल एस्टेट इन्वेस्टर रिचर्ड फॉस्कॉन के बारे में भी पढ़ा जिसने 2008 के क्राइसिस में सब कुछ गंवा दिया था। और आपने इस किताब में रजत गुप्ता की कहानी भी पढ़ी थी जिसके पास $100 मिलियन होने के बावजूद उसे $1 बिलियन और चाहिए थे। इस बुक में आपने जेसी लिवरमोर और अब्राहम जर्मन्स्की की कहानी भी सुनी। इसमें से दिन के $3 बिलियन कमाता था जबकि दूसरा अपना सारा पैसा गंवा कर बैठा था। बाद में दोनों लोग सुसाइड कर लिए। आखिर में आपने इस बुक में वॉरेन बफेट के बारे में पढ़ा। तो इन सारे लोगों में से आप किसके जैसा बनना चाहोगे? याद रखो कि ज़िंदगी में रेपुटेशन, फ्रीडम, फैमिली, प्यार और खुशी ही सबसे कीमती चीज़ है जो पैसे, पावर और फेम से कहीं बढ़कर है। याद रखो ये दुनिया गोल है और हार और जीत ज़िंदगी का एक हिस्सा है। कभी हमारे पास सब कुछ होता है और कभी कुछ भी नहीं। अमीर बनने के कई सारे तरीके हैं पर अपनी अमीरी बरकरार रखने का सिर्फ एक ही तरीका है। इसलिए हम्बल बनो, पैसे की वैल्यू समझो और जो आपके पास है उसमें खुश रहना सीखो। जिनसे आप बेहद प्यार करते हैं उनके साथ वक्त गुजारो क्योंकि परिवार और सच्चे दोस्त ही इंसान का सबसे बड़ा खजाना होते हैं। फाइनली, अगर आप इस समरी के एंड तक पहुंच गए हैं तो कॉन्ग्रेचुलेसन्स। बहुत ही कम लोग होते हैं जो नॉलेज के ऊपर टाइम इन्वेस्ट करते हैं, वरना आप कहीं और भी तो टाइम वेस्ट कर सकते थे। एनीवेज, हम एक ऐसा चैनल चाहते हैं जहां कोई बैरियर ना हो और जहां एक मजदूर से लेकर एक करोड़पति बिजनेसमैन तक सब वेस्ट आइडियाज़ सुन रहे हों और अपनी ग्रोथ के साथ साथ इंडिया को भी ग्रो कर रहे हों। तो अगर आपको लगता है कि ये चैनल आपके लिए यूज़फुल है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ शेयर करें ताकि उनको भी नॉलेज मिले कि अमीर बनना कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, लेकिन पैसे को बचाए रखना बहुत बड़ी बात है। और पैसा हमारे लिए ज़िंदगी में सब कुछ नहीं होता, बल्कि परिवार, दोस्त, रिश्तेदार, ये सब हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं क्योंकि हार जीत तो ज़िंदगी का हिस्सा है। कभी अगर जो आप आज अमीर हैं तो कल आप गरीब भी हो सकते हैं, लेकिन फैमिली हमेशा साथ रहती है। उनके साथ प्यार से रहें और वक्त बिताएं। और दोस्तों, इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। फिर मिलते हैं एक नए बुक समरी के साथ। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।